योग की पाठशाला के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के थ्रू जो लिक्विड्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली हमारी जो साइटोप्लाज्म होती है उसके भीतर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के सेल के बहुत सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, प्रोटीन्स को प्रोसेस करने में, आपके डीएनए और क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल को स्टोर एंड आगे ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में जो आता है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आगे दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का जो कोर फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको बड़ा खुरदुरा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्यों खुरदुरा सा स्ट्रक्चर होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम जैसे दानेदार एलिमेंट्स होते हैं। अब जब आपने उसको देखा तो देखा एकदम रफ है। इसका फंक्शन क्या है? क्योंकि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन इससे बना हुआ होता है। राइबोसोम के भीतर आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं ये ग्रैन्युलर होते हैं। तो ग्रैन्युलर होने के कारण चूंकि वो ऑब्वियसली पत्थर जैसे या स्टोन जैसे या ग्रैन्यूल्स जैसे छोटे छोटे दाने जैसे रहेंगे तो इसलिए वो रफ साउंड करता है। आप कभी ये करो, नमक के दाने, नमक लो उंगली में और थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर दो, तो जहां भी स्प्रेड करोगे वहां फैला हुआ दिखाई देगा, थोड़ा खुरदुरा सा दिखाई देगा ना। उसी तरह से हमारे सेल पे चूंकि ये स्प्रेड होता है ये स्प्रेड होता है और खुरदुरा दिखाई देता है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब इसमें क्या रहता है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी बोरे जैसा भी रहेगा और ट्यूब जैसा भी रहेगा, जहां जैसी जरूरत वहां वैसा शेप। तो एक नेटवर्क में होता है, ऐसे नहीं है कि किसी एक ही जगह मौजूद है, पूरे सेल में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेजेंस रहता है इसका। क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहते हैं इसलिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेजेंस रहता है। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि ये सबसे ज्यादा किन सेल्स में पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा पैनक्रिएटिक एसिनार सेल्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करने का काम करता है, फर्दर आगे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता रहे, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता रहे, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमारा ये होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है अक्रॉस द सेल। जहां जैसी जरूरत वहां वैसी सप्लाई करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इसमें राइबोसोम नहीं होता, इसमें केवल कंसंट्रेशन होती है। किस चीज की कंसंट्रेशन? जो भी हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट्स बने उनकी कंसंट्रेशन, ताकि उसको वो सर्कुलेट कर सके अक्रॉस द सेल। फाइन। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस न्यूक्लियस के बगल में एक स्ट्रक्चर होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के जो सेक्रीशंस होते हैं उसको स्टोर, प्रोसेस और पैक करने का काम करता है। क्या ना, फैक्ट्री में एक जगह बहुत सारा माल बन गया, उस माल को आपने इन्वेंटरी में रख दिया, तो उसकी स्टोरेज पे ध्यान दोगे कि उसमें चूहा ना लग जाए, धूप ना लग जाए, माल खराब ना हो जाए। फिर उसमें से माल निकालोगे, उसको प्रोसेस करोगे, पैक करोगे, डिस्पैच कर दोगे। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका गोल्जी एपरेटस करता है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बेसिकली सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है। उसके भीतर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, करीब प्रोटीन्स नहीं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि 60 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये 60 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करता है? ये आपके सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कोई सेल काफी तेजी से इन्फेक्ट होना शुरू हो गई, किसी भी कारण से वो पैथोजन से फाइट नहीं कर पा रही है, इम्यूनिटी नहीं है, तो लाइसोसोम फट के पूरे सेल को डिसॉल्व कर देगा। उसके साथ जो बीमारी होगी वो बीमारी को भी खत्म कर देगा। तो लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है और इसमें जो सेक्रीशंस होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट करने के, उसके स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करने में यूज होते हैं। ठीक है, जो हमारा स्पर्म होता है, मेल बॉडी का जो स्पर्म होता है,
उसका जो एक्रोसोम होता है, यानी जो उसका शुरुआती हिस्सा होता है, उसका जो हेड होता है, वो हेड भी एक तरह का लाइसोसोम ही है। क्यों? क्योंकि वो जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके डिसॉल्व करता है, तो स्पर्म में जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो जाके ओवम के साथ फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद फिर आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको मैं और तसल्ली से बताऊंगा। फाइन। अब आता है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम लिवर और किडनी, इसके सेल्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पेरोक्सीसोम का जो मेन काम होता है वो एल्कोहल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में होता है। हम बोलते हैं ना कि लीवर का काम फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना है, लीवर का काम फैट्स का इमल्सिफिकेशन करना है, तो कैसे करेगा? उसके लिए लीवर में स्पेशलाइज्ड सेल्स होने चाहिए ना। तो वो सेल्स क्या, वो सेल्स के भीतर वो स्पेशलाइज्ड कैसे रहेंगे? पेरोक्सीसोम के प्रेजेंस के कारण स्पेशलाइज्ड रहेंगे। तो पेरोक्सीसोम स्पेशलाइज्ड है फैटी एसिड्स और क्या बोलते हैं कि अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के लिए। बाकी इसके बाद जो अगला बॉडी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। कैसे पावर हाउस है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम बेसिकली एनर्जी को स्टोर करना होता है। अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू सेल में एनर्जी बनती है, तो उसको स्टोर करना, समय समय पे उसको रिलीज करना, और उसके साथ ही उसका प्रोडक्शन भी करना, ये काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस मानते हैं लोग। जो भी खाना जा रहा है, जब आपके उसके न्यूट्रिएंट्स सेल में जा रहे हैं, सेल के थ्रू ट्रांसपोज हो रहे हैं, सेल के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, तो एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना शुरू करता है। और जब वो अपना काम करना शुरू करता है तो धीरे 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 करके वो वहां पे पूरा स्टोर होना शुरू हो जाता है एनर्जी के रूप में। किस रूप में स्टोर होता है? उस एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम से हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर करता है, और उसके स्टोरेज के बाद फिर जब जैसी जरूरत होती है वैसे एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। अब क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे सेल का सेंटर पॉइंट है। हम बोलते हैं ना कि हम अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं, हमारा वजूद क्या है, तो न्यूक्लियस आपके वजूद को डिफाइन करता है। आप जब भी प्रजनन कर रहे हैं, जब भी आपके बच्चे हो रहे हैं, तो बच्चों में जो सेल बन रहा है उस सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल उसकी माँ और उसके पिता दोनों के शुक्राणुओं के फ्यूजन के कारण आता है। वो कैसा दिखता है, उसका कद कैसा है, उसके मसल्स कैसे हैं, उसकी काठी कैसी है, उसके इसका कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, उंगलियां कैसी हैं, पैरों का शेप साइज कैसा है, ये सब इस क्रोमोसोम जो कि क्रोमैटिन से बनता है, इसके द्वारा डिफाइन होता है। तो ये न्यूक्लियस में आपके जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और भविष्य में आगे जो आपके बच्चे होते हैं उन बच्चों को डेवलप करने के लिए या आप कैसे दिखेंगे वो डिफाइन करने के लिए न्यूक्लियस के इसका यूज होता है। ठीक। अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज वेरी मच नेसेसरी। व्हाई इज इट वेरी मच नेसेसरी? बिकॉज जो भी आपका जा रहा है अंदर, मतलब कि जो भी सब्सटेंस आपके दरवाजे पे आता है, सेल के गेट पे आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, उसके बाद किस चीज़ को सेल में जाना है, किस चीज़ को बाहर निकाल देना है, ये सारी चीज़ें पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा डिफाइन होती हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 चीज़ों पर आधारित होता है। पहला ग्रेडियंट कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा ग्रेडियंट कहलाता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और तीसरा ग्रेडियंट कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट। थोड़ा सा आप इस पे सोचिए कि ये तीनों चीज कैसे काम करती होगी, क्योंकि इसको समझाने के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त कोलररी मैंने अभी इजाद की है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। सोच लिया? अगर सोच लिया तो ये सुनो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। आज से कुछ साल पहले
हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अचानक से तख्ता पलट हो गया, ठीक है। अचानक से तख्ता पलट होने के कारण जब वहां नई सरकार आई तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़ छोड़कर भागने लगे। बहुत सारे लोगों ने इंडिया में भी शरण की डिमांड की कि भैया हमको जगह दे दो, हमको रहने के लिए दे दो, हमें रेफ्यूजी स्टेटस दे दो। तो जब कभी भी आपके टेरिटरी में या आपके सेल में कोई चीज घुसना चाहती है और उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण जो जैसे वहाँ बहुत सारे लोग थे जो इंडिया आना चाहते थे, तो इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन था जो बेसिकली लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, उसमें लोग भरे गए। भर के जैसे तैसे वहाँ से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, यहाँ आए, अब यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हुई, ये हमारा कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उसके उस ग्रेडियंट के कारण जब लोग अंदर आते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल समझो। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ये भी अभी रिसेंट सी बात है, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार चली गई। तो शेख हसीना के साथ भारत सरकार के संबंध बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि नरेंद्र मोदी बिना अपने सिक्योरिटी लिए एज ए पर्सनल गेस्ट शेख हसीना को रिसीव करने के लिए एक ही गाड़ी लेकर चले गए थे। सिंगल गाड़ी में, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे। आमतौर पे पीएम के काफिले में 25 गाड़ियां होती हैं। तो जब ये हुआ, वो यहाँ से चले तो गए, दिल्ली पुलिस को खबर मिली, उसके बाद रिटर्न रूट वीआईपी किया गया और पूरा का पूरा लाव लश्कर के साथ उनको रिवर्ट किया गया। तो अभी जब शेख हसीना वहां से वापस निकली तो भारत सरकार को बांग्लादेश से हमेशा अच्छे संबंध चाहिए थे और शेख हसीना को पनाह चाहिए थी। तो जब इलेक्ट्रिकल ये होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज होता है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से होता है। सेम चीज इन द सेल। सेल में किसी प्रकार के चार्जेस का निगेटिविटी है और जो बाहर एलिमेंट है उसमें पॉजिटिविटी है तो वो आ जाता है। खास तौर पर सोडियम और पोटेशियम टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको जब सेल में आना होता है तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के थ्रू आ जाता है। और तीसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट। ये होता है, मैं कनाडा जाऊंगा, मैं कनाडा में टैक्सी चलाऊंगा, मैं कनाडा में कॉलेज में पढ़ूंगा, पर मेरा तो वीजा ही नहीं लगा है, तो मैं कैसे जाऊंगा। एग्जैक्टली तो इसी स्थिति में यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई मुझे तो कनाडा जाना है, मुझे तो इंग्लैंड जाना है, मुझे तो जर्मनी जाना है, मुझे तो इटली जाना है, पर मेरा तो वीजा ही नहीं लग सकता। ठीक है, क्योंकि स्टडी वीजा के लिए ना मेरे पास आइल्स के बैंड क्लियर है, ना मेरा आईलेट का पेपर क्लियर है, ना कौन सा वो पेपर था, टोफल का पेपर क्लियर है। मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि कई लोग ऐसे हैं ना जो प्रेशर बनाते हैं कि भाई मुझे तो कनाडा जाना ही है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टीवी देखते हैं। टीवी पे कोई ना कोई डेरा या कोई ना कोई घर या कोई ना कोई पिताजी या कोई ना कोई महाराज जी वीडियो देते हैं कि फलाने के नाम पर तेरा कनाडा का वीजा लगूगा, फलाने के नाम पर तेरा कनाडा का वीजा लगूगा, बोलिए बोल वो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग इशारा समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है, कनाडा का वीजा भी लग जाता है, ये लोग अपना नेटवर्क यूज करके लगा देते हैं और सामने वाला बंदा केवल थोड़ा सा पानी में डुबकी लगा के बोलता है कि मेरा ये मेरा वो मेरा कनाडा का वीजा लग गया। एक तरीका तो ये है प्रेशर बनाने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये लोग डंकी रूट पकड़ते हैं, डंकी रूट पकड़ के जैसे तैसे जाते हैं और बॉर्डर के बाहर बैठ जाते हैं, ये बोल के कि हमें एंट्री दे दो। तो प्रेशर बनाने वाली बात होगी, ये प्रेशर ग्रेडियंट हुआ। सिमिलरली कई बार ऐसा भी करते हैं कि यहाँ की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको लेटर लिख के दे देती हैं कनाडा सरकार को, जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, कि ये बंदा मेरे पार्टी का मेंबर है, इसको सिटिंग गवर्नमेंट से खतरा है, तो ये प्रेशर बनाने की टेक्निक होती है, इसको कनाडा की नागरिकता दे दो। अब ये कनाडा वाला पूरा का पूरा प्रकरण मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि कई बार बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसी सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाते हैं और प्रेशर बनाना शुरू करते हैं अपनी इंटेंसिटी के कारण कि सेल में एंट्री चाहिए, सेल में एंट्री चाहिए, सेल में एंट्री चाहिए। तो जब वो प्रेशर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो सेल में एंट्री मिल जाती है। फाइन। अब क्या होता है कि एक तो ये प्रेशर ग्रेडियंट था जो पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करता है। दूसरी चीज जो पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करती है वो है परमिएबिलिटी, साइज।
आप जो मॉलिक्यूल का साइज है, जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है, या जो स्पेशल प्रोटीन है शटल करने के लिए, सब्सटेंस को यहाँ से वहाँ करने के लिए, बाहर से अंदर करने के लिए, ये परमिएबिलिटी इस पे डिपेंड करती है। तो इसलिए परमिएबिलिटी का भी एक ठीक ठाक आपको पता होना चाहिए। नाउ इसके बाद क्या रहता है कि जब आपने ये तीनों चीज़ें एग्जीक्यूट कर ली, यानी कि आपका ग्रेडियंट सेट हो गया, आपकी परमिएबिलिटी सेट हो गई, और आपका ये क्या बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल और सेल की जो ट्रांसफ्यूजन है उसका एक कोनंड्रम बैठ गया, सेट हो गया ये चीज़। तो इसके बाद ना इसके दो मेन कैटेगरीज होते हैं। वैसे तो इसमें टोटल 6 सब डिविजन्स हैं। इसमें डायलिसिस भी आ जाता है, इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी आ जाता है, ओस्मोसिस भी आ जाता है, बट मैं जिन दो के बारे में बात करूंगा उसमें सबसे पहला है डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन में सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आए वो अपने ग्रेडियंट के हिसाब से, अपनी परमिएबिलिटी के हिसाब से सेल के अलग अलग साइड में आ जाते हैं। जिस साइड से ज़्यादा होंगे उस साइड से अंदर चले जाएंगे, जिस साइड से कम होंगे उस साइड से नहीं जा पाएंगे। ये सिंपल डिफ्यूजन का सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, जितने ज़्यादा टकराते रहते हैं ना गेट पे कि एंट्री दो एंट्री दो एंट्री दो, ठीक है, उतना वो लोग घुस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि मॉलिक्यूल्स का साइज और लिपिड की सॉल्युबिलिटी भी इसमें उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल साइज बहुत बड़ा होता है, नहीं हो पाता, लिपिड सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं होती, नहीं हो पाता एंट्री। इसके बाद होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स का यूज होता है किसी एक चीज को अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन्स का यूज ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा है आपको वीजा दिलवा रहा है, कोई बंदा है जो आपको पकड़ के कहीं ले जा रहा है, तो उसी प्रकार से प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो किसी फॉरेन सब्सटेंस को सेल में एंट्री दिलाते हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कहानी खत्म। अब आता है हमारा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे बॉडी में जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, चाहे इंट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स हो या एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ठीक है, इन फ्लूइड्स के भीतर का सॉल्ट कंसेंट्रेशन मैनेज करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एटीपीएज होता है, वो मेम्ब्रेन में होता है, और वो एटीपीएज इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाद हमने समझा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कनाडा के कंटेक्स्ट में किस तरह से ग्रेडियंट बनता है, और उसके बाद फिर हमने समझा क्या बोलते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। तो इस वीडियो के 18 मिनट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुद ज़रूर देखिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।